Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Agriculture Economics 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके क्लास, आज हम पिछले ही कॉपर फिनामिना को जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो इस क्लास में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम वही कॉपर फिनामिना ग्राफिकल इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और फिर प्राइस सप्लाई रिस्पांस इन बैकवर्ड एग्रीकल्चर उसको फिर एक दफ़ा करेंगे और सिंपल सप्लाई रिस्पांस मॉडल्स क्या होता है। और ख़ास तौर पे आज हम ग्राफिकल जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे काबा फिनामिना की। हमने काबा फिनामिना को पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह ये किस तरह जो एग्रीकल्चर सप्लाई होती है वो प्राइस से लिंक करती है, और अगर एक ख़ास पीरियड में अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो अगले साल फार्मर जो है वो सप्लाई कम कर देगा, एकरेज एडजस्टमेंट करेगा और उस ख़ास क्रॉप की वो सप्लाई जो है वो कम कर देगा। जब वो सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएगी, तो उस साल में उस फार्मर को ज़्यादा प्राइसेस मिलेगी अपनी थोड़ी सप्लाई के लिए। तो जब वो तीसरे साल देखेगा कि दूसरे साल प्राइसेस ज़्यादा थी, फिर वो एकरेज एडजस्टमेंट करेगा, कुछ दूसरी क्रॉप्स को कम लगाएगा और उस ख़ास क्रॉप को ज़्यादा लगाएगा, तो फिर जो है प्राइसेस अगेन कम हो जाएगी। इस तरीके से एक कॉबवेब बनता है, तो जिसे कॉबवेब फिनामिना कहते हैं। इसकी आज हम ग्राफिकल इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ये है 3 केसेस है क्लास, 3 केसेस हैं हमारे पास आते हैं। एक कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन है, एक कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन है। एक्चुअली जो हमने पिछली क्लास में जो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन पढ़ी है वो एक्चुअली आपकी कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन है, और एक डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशन है। कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन ये होती है कि अगर फार्मर जो है, अगर इस केस में आप कहते हैं सप्लाई जो है वो मोर स्टीपर हो, अगर सप्लाई मोर स्टीपर हो और डिमांड कंपैरेटिवली जो फ्लैटर हो, तो इस केस में कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन बनती है। अगर आपको ये नज़र आ रही है जो स्लाइड में, जो लेफ़्ट साइड पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें अगर इक्विलिब्रियम पे थी, अगर इक्विलिब्रियम में सप्लाई और डिमांड जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो आती है हमारे पास। अगर फार्मर जो है वो मार्केट में जाता है और देखता है कि उसकी क्रॉप की जो सप्लाई है वो कम है, किसी बैड फ्लक्चुएशन की वजह से, किसी बैड इवेंट्स की वजह से, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, या किसी भी वजह से अगर सप्लाई कम होती है डिमांड की निस्बत, और वो क्या है क्यूटी क्वांटिटी, जो लेफ़्ट साइड पे ग्राफ है इसमें नज़र आ रहा है कि जो क्यूटी क्वांटिटी है ये किसी ख़ास पीरियड में लेस क्वांटिटी है, कुछ बैड इवेंट्स की वजह से, या वैसे ही सप्लाई तो ठीक है लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा है और वो पीटी के ऊपर है। यानी कि जो डिमांड में जो जहाँ से पीटी जो डिमांड को जहाँ पे पीटी प्राइस कट कर रही है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्यूटी है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, और इस केस में क्या होगा, प्राइस ज़्यादा होगी और प्राइस पीटी होगी, राइट। जब सप्लाई प्राइस पीटी होगी लोगों की, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो क्यूटी है ये कम है, तो अगले साल फार्मर जो है क्रॉप एडजस्टमेंट करेगा। अगर ये हम एक स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल लेते हैं, तो स्ट्रॉबेरी की आप कहते हैं कि जो प्राइस जो क्वांटिटी है वो क्यूटी है, लेकिन इस ख़ास एक साल में डिमांड लोगों की ज़्यादा थी और वो पीटी है, तो फार्मर जो क्या करेगा अगले साल कुछ एकरेज एडजस्टमेंट करेगा और दूसरी जो वीट है या वो राइस है या वो दूसरी क्रॉप जो उगा रहा है या शुगर केन है उसके कुछ एकरेज कम कर देगा और सप्लाई को ज़्यादा करेगा अगले साल।
तो क्या वो ये हम मार्केट की बात करें, ज़्यादातर फार्मर ऐसा करेंगे। जब ऐसा होगा तो अगले साल, दूसरे साल जो क्वांटिटी सप्लाई है वो QT+1 आ जाएगी। ये QT+1 जो है ये अब सप्लाई होगी। अब देखें सप्लाई ज़्यादा है लेकिन लोगों की डिमांड कम है। ये उस केस में है जब सप्लाई स्टीपर हो और डिमांड फ्लैटर हो। तो अब क्या होगा, जब सप्लाई जो है वो QT+1 है लेकिन अब जो है वो लोगों की डिमांड जो है वो वहाँ पे है जहाँ पे PT+1 डिमांड कर्व को कट कर रही है। तो ये है कि इस जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो PT+1 जो है ये आपके पास प्राइस जो है वो अब कम होगी। जब प्राइजेज़ कम होगी तो फिर जो फार्मर जो है डेफिनेटली कुछ पिछले साल की निस्बत जो है वो लॉस में जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई QT+1 है, अब प्राइस PT+1 है। तो तीसरे साल जो है फार्मर फिर एकरेज जो है एडजस्टमेंट करेगा और वो देखेगा कि प्राइजेज़ पिछले साल कम थी और फार्मर जो है अगेन एकरेज एडजस्टमेंट करेगा और अपनी दूसरी क्रॉप्स को ज़्यादा उगाएगा और स्ट्रॉबेरी जिसको हम पढ़ रहे हैं इसको कम कर देगा। तो इस केस में तीसरे साल जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो फार्मर वो उस PT+1 के ऊपर अपनी जो सप्लाई है वो QT+2 करेगा। यानी कि हमने जो सप्लाई है वो क्या है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान रिलेशन है ना। तो फार्मर जो है PT+1 के ऊपर सप्लाई QT+2 देगा। राइट, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब प्राइजेज़ दूसरे साल कम थी और सप्लाई QT+1 थी तो PT+1 प्राइस के ऊपर फार्मर जो है वो सप्लाई QT+2 देगा। राइट, तो इस केस में तीसरे साल जो है जब वो एकरेज एडजस्टमेंट करेगा, सप्लाई को कम कर देगा क्योंकि प्राइसेस कम थी, तो लोगों की डिमांड जो है फ्लैटर कर्व की वजह से प्राइसेस इंक्रीज कर जाएगी, वो PT+2 हो जाएगी। जब PT+2 हो जाएगी तो ये फार्मर को अर्ज करेगा चौथे साल के लिए कि वो PT+2 के ऊपर अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करे, लेकिन वो तीसरे साल की निस्बत जो है अब दूसरे साल की निस्बत सप्लाई को कम कर रखेगा PT+2 के ऊपर। अब वो विलिंग है कि वो सप्लाई QT+3 करे। राइट, QT+3 सप्लाई करे तो उस साल में सप्लाई जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन प्राइस जो है जो चौथे साल जो है वो प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली लेस होगी। वो क्या होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, लोगों की डिमांड कम है, तो PT+3 प्राइस होगी। तो इस तरीके से एक कन्वर्जेंट केस बनेगा, तो अल्टीमेटली आके फिर वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी प्राइजेस जो हैं और क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये कन्वर्जेंट केस है। डाइवर्जेंट केस जो है वो उस केस में होता है जब सप्लाई जो है वो फ्लैटर हो और डिमांड स्टीपर हो, यानी कि डिमांड यहाँ पे लेस इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है बल्कि लेस इलास्टिक है, डिमांड जो है वो स्टीपर है। तो जो आपको राइट साइड पे जो कर्व नज़र आ रही है, इस कर्व के ऊपर क्या होगा कि अब अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम सप्लाई है और इसमें क्या है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब ये होता है कि अब फार्मर जो है वो देखता है कि उसकी सप्लाई कम है। राइट, जब वो देखता है कि फार्मर QT जो है एक क्वांटिटी है जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और प्राइस है, और इस केस में क्या होता है कि फार्मर जो है वो ये जो है ये सप्लाई, ये जो काव्य फिनोमेना है ये शुरू होगा जो आप कहते हैं जहाँ से ये सप्लाई और डिमांड कट करते हैं। अब ये है कि फार्मर अपनी मार्केट जो सप्लाई होती है
वो देखता है कि जी जो है कुछ इवेंट्स की वजह से उसकी सप्लाई जो है वो QT है, यानी कि कम सप्लाई हुई, या मतलब वैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर गई, या कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से, अनसर्टेनिटी और रिस्क की वजह से उसकी सप्लाई जो है वो कम होती है, तो वो जब अपनी प्रोडक्ट को, स्ट्रॉबेरी को मार्केट में लेकर जाता है तो प्राइस जो है वो PT होती है, सप्लाई प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फार्मर देखता है कि इसमें काफ़ी प्रॉफिट है, तो अगले साल जो है वो अपनी PT प्राइजेस के ऊपर वो कितनी सप्लाई विलिंग टू प्रोड्यूस, ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस QT+1 क्वांटिटी। ये हम ग्राफ देख रहे हैं राइट साइड पे, जो ये ग्राफ है राइट साइड पे जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, PT के प्राइस के ऊपर दूसरे साल फार्मर इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस QT+1, फार्मर इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस QT+1 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एट PT प्राइजेज। तो दूसरे साल क्या होता है, डिमांड लोगों की कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइजेज डिक्लाइन होके PT+1 हो जाएगी, राइट। PT+1 यानी कि सप्लाई अब कम हो गई, सप्लाई जब कम हो जाएगी तो ये है कि फार्मर इज़ विलिंग टू रिड्यूस क्वांटिटी एट QT+2, वो क्वांटिटी जो है वो QT+2 के ऊपर वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। एट PT+1 फार्मर इज़ विलिंग टू सप्लाई QT+2 क्वांटिटी। अब तीसरे साल क्या होगा, चूँकि प्राइजेज जो थी वो क्या थी, जब PT+1 वो फार्मर जो है वो सप्लाई कम कर देगा, तो अब क्या होगा कि QT+2 के ऊपर फार्मर इज़ एट PT+1 के ऊपर फार्मर इज़ विलिंग टू सप्लाई QT+2। और तीसरे साल यही चीज़ क्या होगी कि इस लोगों की QT+2 के ऊपर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। और डिमांड कितनी है, वो जहाँ पे PT+2 जो है वो कट कर रही है, तो इस केस में दूसरे साल बहुत ज़्यादा जो है प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई कम है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई तो प्राइस हो जाएगी PT+2। आपने देखा होगा कुछ एग्रीकल्चर प्राइजेज़ की एक साल अगर बहुत कम है, मैंगो की प्राइस अगर एक साल बहुत कम है, तो दूसरे साल देखोगे कि अगर एक साल में वो 100 रुपये है, दूसरे साल वो 250-300 रुपये किलो होता है। तो ये वो डाइवर्जेंट केस है जो बाहर की तरफ मूव करता है, तो PT+2 प्राइजेज़ होगी। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब प्राइजेज़ हाई होती हैं, तो ये एक डाइवर्जेंट केस होता है। तो ये केस जो है वो हमने दो पढ़े। तीसरा केस अगर कंटिन्यूस केस है तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में ही मूव करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम, या दरमियान वाले ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, अगर दरमियान में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो दूसरे साल क्या होता है कि अगर किसी तरीके से वो शॉक्स की वजह से फार्मर की सप्लाई कम हो जाए, प्राइस PT हो जाती है। यानी कि अगर क्वांटिटी जो है इस वक्त 10 लाख टन है मैंगो की, तो प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो फार्मर अगले साल क्या करेगा कि जी प्राइस उसको अच्छी मिल रही थी, वो फार्मर जो है सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा और वो 20,000 टन के ऊपर ले जाता है, 20 लाख टन के ऊपर, यानी QT+1 के ऊपर ले जाता है। उस साल जो है वो सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। डिमांड कितनी है, वो कम है, सप्लाई QT+1, और इसे हमने सपोज कर लिया कि ये 20 लाख टन है, तो फार्मर को अब प्राइजेज़ जो हैं वो 100 की बजाय 50 रुपये, यानी कि PT+1 मिलेगी, कम मिलेगी। तो फार्मर अगले साल क्या करेगा, तीसरे साल वो अपनी क्वांटिटी अगेन कम करके आधी कर देगा, क्योंकि प्राइजेज़ आधी होगी, तो वो फिर अगेन 10 लाख कर देगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर शेप में मूव करती रहेगी। इसको हम कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूस केस है। तो ये 3 केसेस हमने इस ग्राफ में पढ़े। हम इसी को सिंप्लीफाई वही जो हमने पीछे पढ़ा है इस ग्राफ में देखा है, सिंप्लीफाइंग द कॉबवेफ मॉडल कैन हैव 2 मेन टाइप्स ऑफ आउटकम।
if the supply curve is steeper than the demand curve, then the fluctuation decreases in magnitude, right, with each cycle. So a plot of price and quantity over time would look like an inward spiral. तो जो डाइवर्जेंट केस होगा इसमें इनवर्ड स्पाइरल होगा, राइट, एज शोन इन द फर्स्ट डायग्राम इन द प्रीवियस स्लाइड. दिस इज कॉल्ड स्टेबल और कन्वर्जेंट केस. ये एक स्टेबल और कन्वर्जेंट केस होता है और इसमें अगेन चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है इन द लॉन्ग रन. और दूसरा केस जो है, इफ़ द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, राइट, अगर स्लोप जो है वो डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर हो और सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैटर हो, तो इस केस में ये देखें ना, पिछली स्लाइड में फिर जाता हूँ मैं, कि दूसरे केस में जो कन्वर्जेंट केस है, जो डिमांड कर्व है ये स्टीपर है, सप्लाई कर्व फ्लैटर है. ये जो आपको ग्राफ में लेफ़्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये सप्लाई कर्व जो है ये स्टीपर है. सप्लाई कर्व स्टीपर होने का मतलब ये है, इफ़ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, देन द फ्लक्चुएशन इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड. और पहला केस है उस जो इनवर्ड स्पाइरल केस है, इसमें क्या होता है, डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज इन दैट केस the slope of supply curve is more than the absolute value of the slope of demand curve. लेकिन जो divergent case है, if the slope of the supply curve is less than the absolute value of the slope of demand curve, then the fluctuation increase in magnitude with each cycle. So the prices and quantities spiral outward. इसमें outward जो है वो spread होगा. This is called the unstable or divergent case. ये दो केसेस हैं और हमने पहले वाला केसेस लेफ्ट साइड पर पढ़ा और दूसरे वाला केस हमने राइट साइड पे पढ़ा, राइट. अच्छा जी, अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर. फ्लक्चुएशन में आल्सो रिमेन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो हमने बात की कि कंटिन्यूस केस होता है. सो अ प्लॉट ऑफ द आउटकम वुड प्रोड्यूस अ सिंपल रेक्टेंगल इफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व हैज़ एग्जैक्टली द सेम स्लोप इन एब्सोल्यूट वैल्यू. तो ये हमारा दरमियान वाला केस था. इफ़ द सप्लाई कर्व इज लेस स्टीपर दैन द डिमांड कर्व नेवर नियर द पॉइंट वेयर द टू कर्व क्रॉसेस बट मोर स्टीप व्हेन वी मूव सफिशिएंटली फार अवे, देन द प्राइस एंड क्वांटिटी विल स्पाइरल अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस बट नॉट डाइवर्ज इंस्टेड दे मे कन्वर्ज टू अ लिमिट साइकिल, राइट. कन्वर्जेंट केस है, पहले वाला केस हम पढ़े हैं. दूसरे केस में इसके उल्ट होगा. इन आइदर ऑफ द टू सिनारियोज द कम्बिनेशन ऑफ द स्पाइरल एंड सप्लाई एंड डिमांड कर्व ऑफन लुक्स लाइक कॉबवेब, हेंस द नेम ऑफ द थ्योरी. इस वजह से इसका नाम जो है वो कॉबवेब फिनोमेना रखा हुआ है. इन आइदर ऑफ द ये जो हमने ये कंक्लूजन है, पहले पिछली ये जो दो केसेस हैं, ये तीसरा कंक्लूजन है, राइट. इसमें क्या है, इन आइदर ऑफ द टू सिनारियो द कम्बिनेशन ऑफ द स्पाइरल एंड द सप्लाई एंड डिमांड कर्व ऑफन लुक लाइक अ कॉबवेब, और इसी वजह से इसको कॉबवेब फिनोमेना कहते हैं. और अगर हम कंक्लूड करें कन्वर्जेंट केस को, कन्वर्जेंट केस में क्या होता है, ईच न्यू आउटकम इज सक्सेसफुली क्लोजर टू द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व. तो ये जो हमने केस पढ़ा है इसको हमने एक दफ़ा फिर किया, लेकिन ये इंटरसेक्शन की तरफ मूव करता है, ये कन्वर्ज होता है टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, राइट. तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, तो इसलिए इसको कन्वर्जेंट केस कहते हैं. और दूसरा जो आपके पास आता है डाइवर्जेंट केस, इसकी समरी ये है कि ये कन्वर्ज करता है, अवे जाता है. ईच न्यू आउटकम इज सक्सेसफुली फर्दर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व. ये इंटरसेक्शन जो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं, ये आउटवर्ड शिफ्ट करता है. ये हमारे पास दो केसेस हैं और ये इन दोनों की समरी है. थैंक यू वेरी मच क्लास. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.